स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में दर्पण से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी पढ़ ली थी। और आगे हम बात करेंगे आज दर्पण से रिलेटेड चिन्ह परिपाटी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे जाके हम न्यूमेरिकल करेंगे प्रतिबिंब से रिलेटेड यानी दर्पण से रिलेटेड, तो उसमें हमें चिन्ह परिपाटी का ही अगर अनुमान नहीं है, यानी हम प्लस की जगह माइनस लगा रहे हैं, माइनस की जगह प्लस लगा रहे हैं, या उसको गलत लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर हमको यानी हम लोगों को चिन्ह परिपाटी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात की जाए चिन्ह परिपाटी की, तो उसे समझने के लिए हेडिंग डाली दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो ये समझना यानी चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत जरूरी है। अब ये चिन्ह परिपाटी अवतल के लिए अलग होगी, अवतल दर्पण के लिए अलग होगी, वह उत्तल दर्पण के लिए अलग होगी। यानी जो हम प्लस में माइनस लेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, यानी यहाँ हम बात कर सकते हैं, यानी प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, डायग्राम होगा, या हम बोल सकते हैं दर्पण, दर्पण के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, चिन्ह परिपाटी। यानी हमें प्लस लेना है, ये माइनस लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, दर्पण। कैसा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। आया समझ में। यानी हम बात करते हैं, इसको आगे समझने के लिए हम हेडिंग डालते हैं। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए हमने मैथ में चतुर्थांश, यानी हमने मैथ में जरूर पढ़ा हुआ, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हमने जरूर पढ़ा है। यानी हम इधर एक्स एक्स लेते हैं, इधर वाई एक्स, इधर वाई डैश और इधर एक्स डैश, ये हमने जरूर पढ़ा है। देखो इस तरफ जाते हैं हम तो हमेशा क्या लेते हैं, प्लस प्लस, यानी जितनी वैल्यू आती है वो किस में आती है, प्लस। अगर मैं 1 लूंगा तो प्लस में, 2 लूंगा तो प्लस में, 3 लूंगा तो प्लस में, 4 लूंगा तो प्लस में। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो क्या होता है, प्लस, और इधर भी प्लस, यानी ऊपर जाने पे सारी चीजें क्या आती हैं, प्लस की। अगर बाईं तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस माइनस। अगर नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस 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 माइनस। अब इसी को मैं केवल इनको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अगर मान के चलो मैं यहाँ रख दूँ प्रतिबिंब, यानी यहाँ रख दूँ मैं दर्पण, क्या रख दूँ यहाँ पे, दर्पण। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, दर्पण। अभी दर्पण कैसा भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। तो आप यहाँ से एक बात समझनी, अगर मैं दर्पण के किस तरफ जाऊंगा हमेशा, अगर दर्पण के दाईं तरफ जाऊंगा तो वैल्यू कैसी आएगी, सारी प्लस की। किसकी आएगी, प्लस की। किसकी आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी सारी। यानी दर्पण के दाईं तरफ जाना है तो क्या लोगे वैल्यू, हमेशा प्लस में। दर्पण के बाईं तरफ आऊंगा तो हमेशा क्या लूंगा मैं, माइनस, यानी ऋणात्मक। क्या लूंगा मैं, ऋणात्मक। और इस तरफ क्या लूंगा हमेशा में, धनात्मक। आया समझ में। यानी दर्पण से बाईं तरफ कोई वस्तु रखी है या प्रतिबिंब बन रहा है तो वो किस में आएगा, हमेशा ऋणात्मक में। दर्पण के दाईं तरफ कोई वस्तु या प्रतिबिंब बन रहा है, या एफ फोकस बिंदु या वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, वो किस में आएगा, हमेशा धनात्मक में। अब यहाँ से एक बात और समझिए आप, अगर मैं ऊपर जाऊं, यानी कोई वस्तु कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर, किसके ऊपर, मुख्य अक्ष। इसको मैं मुख्य अक्ष मान सकता हूँ दर्पण का। ये क्या हो गया, एक तरह से मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी वस्तु आएगी वो किस में आएगी, प्लस में। और नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आ रहा है, माइनस, यानी ऋणात्मक। क्या लूंगा मैं, ऋणात्मक। और ये क्या लूंगा मैं, धनात्मक। आया समझ में। अब मैं इसको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। ये अपना दर्पण है, दर्पण से इस तरफ सारी चीजें प्लस में, इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस में,
अगर ऊपर जाऊंगा तो प्लस में और नीचे आऊंगा तो माइनस में, यानी इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर भी धनात्मक। आया समझ में? अब इसी को देख के हम चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की। ठीक है, तो अब चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बनाना है डायग्राम और यहाँ पे लिखना है अवतल व उत्तल दर्पण और ये भी दर्पण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, कैसा भी दर्पण हो सकता है, जरूरी नहीं है उत्तल हो या अवतल हो, सब ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे उत्तल भी बना देता हूँ। चलो इसको मैं ले लेता हूँ अवतल और इसको मैं ले लेता हूँ उत्तल दर्पण। ये तो जरूर ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दर्पण की। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी मुख्य अक्ष, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ध्रुव। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग एफ, यहाँ पे ले लेते हैं सी। इसके लिए एफ किधर होता है, इधर होता है, और सी किधर होता है, इधर होता है। इसको मैंने मुख्य अक्ष बनाया, तो ये तो मेरा एफ और ये सी। अब देखिए कंडीशन क्या होती है इसमें, अपन को निकालना क्या होता है, एक तो बिंब की दूरी ज्ञात करनी होती है, यानी बिंब की दूरी भी तो पता होनी चाहिए। अगर हम कोई प्रतिबिंब चाहिए तो उसको हमेशा डिनोट करते हैं यू से। एक होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना तो उसकी दूरी भी तो ज्ञात करनी होती है हमें, तो उसे बोलते हैं अपन, यानी हम लोग वी। एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी को हमने बताया किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और एक होता है वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या, उसे किससे डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, बिंब नोट करके लिख लेना ये चीज कि बिंब हमेशा यानी यू, यानी मैं बोल सकता हूँ प्रतिबिंब हमेशा, यानी मैं बोल सकता हूँ बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा बाईं ओर, कहाँ रखा जाएगा बाईं ओर। आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए नोट डाल के लिखना है, जो बिंब है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी किरणें हमेशा किधर से लेनी है बाईं ओर से, कभी भी दाईं ओर से किरणें नहीं लेनी हमें, हमेशा कहाँ से लेनी है बाईं ओर से। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में हमेशा हमें कहाँ से लेनी पड़ती है बाईं ओर से। ठीक है, तो देखो बाईं ओर से यानी मैं बोल सकता हूँ किरणें कहाँ से आएंगी प्रतिबिंब से। अगर प्रतिबिंब इधर ले लिया मैंने, ठीक है, तो जो दूरी नापते हैं अपन, यानी दूरी हम नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे ध्रुव से। अगर ध्रुव से मैं इस यानी इस तरफ जाऊंगा तो ये क्या आ रहा है ऋणात्मक, मैंने बोला था अगर मैं दर्पण के बाईं ओर जाऊंगा, दर्पण के बाईं ओर जाऊंगा तो क्या आएगा ऋणात्मक, बिंब में मेरा कहाँ रखा है बाईं ओर, तो इसके लिए हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो मेरी क्या आएगी u बराबर क्या आएगा माइनस। आया समझ में, u क्या आएगा माइनस। अगर इसमें बात करूं मैं तो इसमें भी मेरा बिंब किधर आएगा बाईं ओर ही तो आएगा, उत्तल दर्पण में भी किधर आएगा बाईं ओर, तो इसको भी क्या लेंगे हम माइनस, यानी ऋणात्मक, यानी ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, यानी u मेरा क्या है ऋणात्मक अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। अब बात करते हैं हम फोकस दूरी, यानी वो क्या प्रतिबिंब की दूरी v। अब देखो इसमें होता क्या है, 5 कंडीशन में तो डायग्राम किधर बनता है नीचे में बाईं ओर। जब हम दर्पण समझेंगे यानी दर्पण का प्रतिबिंब समझेंगे, जब हमें अच्छी तरह समझ में आएगा कि 5 कंडीशन कौन कौन सी होती है। जब प्रतिबिंब नीचे बनता है, ठीक है, और बाईं ओर बनता है, और एक कंडीशन होती है 6 वाली, वो हमेशा क्या बनती है दाईं तरफ। तो आप इसमें लिख लो अभी समझने के लिए, क्या होती है धनात्मक, मैं लिख सकता हूं ऋणात्मक व धनात्मक। ठीक है, ये v अगर u की बात करूं, u अवतल दर्पण के लिए माइनस, उत्तल दर्पण के लिए भी माइनस। v अवतल दर्पण के लिए धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करूं तो प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, इसमें बाईं ओर ही बनेगा, ओके दाईं ओर बनेगा, किधर बनेगा हमेशा
दाईं ओर, किधर बनेगा इसमें हमेशा दाईं ओर। तो मैं क्या लूंगा v इसमें ओनली धनात्मक यानी प्लस लूंगा, v इसमें क्या लूंगा धनात्मक। अब बात की जाए फोकस दूरी यानी f, फोकस दूरी की बात करूं मैं तो फोकस दूरी हमेशा कहां से नापनी है हम लोगों को, दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव से अगर इस तरफ जाना तो दूरी इस तरफ से नापूंगा, इस ध्रुव से इधर जाऊंगा, और बाएं तरफ नापूंगा तो ध्रुव के स्टार्ट ध्रुव से करनी है, फिर चलना है। तो अब बात करनी है मुझे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, एफ है इसके बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ चलूंगा मैं, तो यानी डायरेक्शन कैसे आई माइनस, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा हमारा ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक। और ये क्या होगा, इसमें देखो यहाँ से किधर जाऊंगा उत्तर में इधर, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक। तो आया समझ में आप लोगों को, तो आप इसे नोट जरूर करें, एक बार दोबारा समझ लें, ठीक है। एक बार हम दोबारा इसको बता देते हैं, ये समझ में आ गया आपके तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, है ना। और आपके आसपास यदि कोई 10th क्लास का 8th क्लास का या छोटी क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, ये उनके स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम बात करते हैं, दोबारा समझ लेते हैं एक बार। मैंने बात की एक तो अवतल दर्पण और एक बात की उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया u यानी बिंब की दूरी, v ले लिया प्रतिबिंब की दूरी, f ले लिया फोकस दूरी। आया समझ में। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये तो है हमारा अवतल दर्पण और दिस इज उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, ठीक है। तो बिंब हमेशा कैसा लेना है बाईं ओर, बिंब तो हमेशा क्या लेना है बाईं ओर। तो मैं मान के चलो यहाँ रख दिया मैंने, तो बाईं ओर आएगा। तो बाईं ओर यानी दर्पण से मैं बाईं तरफ चला तो ये तो क्या आएगा ऋणात्मक, क्या आएगा ऋणात्मक। उत्तल में भी क्या आएगा ऋणात्मक, ठीक है। बी देखो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो 5 कंडीशन तो ऐसी आएगी जब प्रतिबिंब का बनेगा बाईं ओर, और एक कंडीशन कैसी आएगी जब प्रतिबिंब का बनेगा दाईं ओर। तो दाईं ओर के लिए तो क्या लेना है प्लस और इसके लिए माइनस। तो हम बोल सकते हैं v क्या होगा ऋणात्मक व धनात्मक। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ओनली ऋणात्मक हो, एक कंडीशन उधर आएगी इसलिए उसको क्या लिया धनात्मक। इसकी बात की जाए तो इसमें 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन कैसी होगी हमेशा धनात्मक यानी दाईं ओर बनेगी। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ धनात्मक, यानी ये माइनस ये माइनस व प्लस और ये माइनस। अब फोकस दूरी की बात की जाए, इसका एफ किधर होता है बाईं ओर, तो एफ बाईं ओर, तो बीच की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो इसमें क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और इसमें दाईं ओर होगी तो धनात्मक। आया समझ में। तो ये आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है आपको समझना। जो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, और आप इसे अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को जरूर देखें और इस चिन्ह परिपाटी को जरूर समझें। समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब नोट डाल के लिखिए, अब नोट डाल के लिखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई हमने, अब लिखते जाइए इसको। पहला बिंब हमेशा दर्पण के लिए ऋणात्मक लेना होता है, यानी दर्पण कैसा भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों कंडीशन के लिए बिंब क्या होगा हमेशा ऋणात्मक होगा। तो दर्पण मैंने बोल दिया, दर्पण में दोनों आ गए उत्तल व अवतल, ठीक है। सेकंड बात की जाए फोकस दूरी
अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। आया समझ में? यानी फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए तो क्या होगी, ऋणात्मक, उत्तल दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। आया समझ में? थर्ड पॉइंट डालिए। अब बात कीजिए, देखो फोकस दूरी अवतल के लिए ऋणात्मक होगी तो मैं बात कर सकता हूं वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट लिखिए यहाँ पे, ये जरूर उतारिए आप। अब बात की जाए अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब किधर बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति किधर हो, प्रतिबिंब की स्थिति अगर बाईं ओर हो, बाईं तरफ हो, तो क्या लेंगे, हमेशा ऋणात्मक लेना है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में किधर हो, बाईं ओर, तो ऋणात्मक लेना है। और यदि तथा दाईं ओर हो या दाईं तरफ हो, दाईं तरफ हो, तो धनात्मक लेना है। तो यहाँ पे मैं फिफ्थ कंडीशन क्या डाल सकता हूँ, उत्तल के लिए भी क्या होगी, उत्तल दर्पण में भी यदि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो, बाईं तरफ हो, तो क्या बोल सकता हूँ, ऋणात्मक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ उत्तल के लिए भी यही हो, वह यहाँ पे भी उत्तल के लिए सेम हो जाएगा। तो आप कुछ ना करिए, उत्तल में अवतल लिख के दर्पण में यदि प्रतिबिंब की स्थिति बाईं हो तो माइनस लेना है, अगर दाईं तरफ हो तो धनात्मक लेना। आया समझ में? और लास्ट है, हेडिंग डालिए। ठीक है, अब मैंने बताया था उत्तल के लिए दो ही कंडीशन होती है जहां पे प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी इस तरह बनेगा तो हमेशा क्या आएगी इसके लिए। तो यहाँ मैं इसको मिटा के ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेनी होती। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दर्पण से रिलेटेड, यानी प्रतिबिंब के लिए आवश्यक किरणें। किसकी बात करेंगे, किरणों के नियम पढ़ेंगे दर्पण के लिए। दर्पण में प्रतिबिंब के लिए जरूर पढ़ेंगे क्या, किरणों के नियम। कुछ नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको डायग्राम बनाना पड़ता है, तो वो नियम पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो वो नियम पढ़ेंगे अब हम। आज हमने दर्पण की चिन्ह परिपाटी, दर्पण की चिन्ह परिपाटी को इस तरह समझ लिया है। तो हमने चिन्ह परिपाटी को समझ लिया है, तो आगे हम बात करेंगे दर्पण के लिए आपतित किरणों के नियम, यानी नियम होते हैं कुछ किरणों के लिए, तो वो पढ़ना जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति भी जानेंगे।
तो फर्स्ट हेडिंग हमने क्या डाली, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। अब हम इसको समझे, फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, अवतल, सेकंड उत्तल दर्पण। फर्स्ट किसके लिए, अवतल दर्पण, सेकंड उत्तल दर्पण, दोनों के लिए देखनी पड़ेगी। तो हमने डायग्राम बनाया है, ये कौन सा डायग्राम है, ये मुख्य अक्ष मान लिया हमने, ये पॉलिश कर दी हमने आउटसाइड, यानी पीछे की तरफ पॉलिश कर दी, बाहर की तरफ ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो नियम क्या है, मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें, या आप इस लैंग्वेज से समझ सकते हो किसके समांतर आ रही किरणें, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु यहाँ, तो कहां से गुजरेगी हमेशा, फोकस बिंदु से। अब यहाँ पे हम बात करें इस डायग्राम में, यानी उत्तर दर्पण के लिए, तो यहाँ होता है F और यहाँ पर C, ठीक है। अब प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, समांतर। तो प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, प्रकाश किरण कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। तो प्रकाश किरण आई समांतर। तो उत्तल दर्पण में होता क्या, प्रकाश किरणें कैसे जाती है, फैल जाती है, तो फैल गई यहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रतीत करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके आगे बढ़ा देंगे। तो उत्तल दर्पण की बात की जाए, उत्तल दर्पण से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तक पृष्ठ, तो दोनों किरणें क्या हुई, परावर्तक हुई, यानी परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, यानी फोकस बिंदु से गुजरती है। इसको क्या बोला था हमने, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु से गुजरती है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर लिखें। तो इसमें क्या हो गया, पहला इसमें तो क्या होता है, रियल में निकलती है, यानी फोकस बिंदु से रियल में निकलती है, और इसमें फोकस बिंदु से प्रतीत होती, निकलती थी। तो आया समझ में, कैसे होती है, इसमें प्रतीत होती है। तो इसको हम मिटा दें। इसके नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जरूर डाउनलोड करें। नोट्स आपको पूरे मिलेंगे हमारे चैप्टर के। इस चैप्टर के पूरे नोट यूनिट खत्म होते ही वह आज के जो टॉपिक है उसके नोट्स आज आपको मिल जाएंगे, और पूरे चैप्टर के नोट्स हम एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या तो आप हमारे क्लासरूम फॉर यू यानी टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, व्हाट्सएप पर भी है, तो वहाँ जाके हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ आपको डेली चैप्टर से रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट की भी आपको पीडीएफ चाहिए वो जरूर मिलेगी। तो आप हमें जरूर ज्वाइन करें व्हाट्सएप, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जरूर। तो सेकंड कंडीशन जाने हम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। अब देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन की हेडिंग डालिए फोकसीय किरण, फोकसीय किरण। कौन सी किरण, फोकसीय किरण। अब देखो इसमें भी हम क्या लेंगे, पहले अवतल दर्पण और सेकंड उत्तल दर्पण। तो डायग्राम बना देते हैं हम छोटा सा, ये उत्तल दर्पण, ठीक है, ये मुख्य अक्ष। अब देखो वहां हमने क्या बोला था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमने माना F और यहाँ माना C। इसमें हमने माना F यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने माना C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप किरण को कहां से गुजारेंगे, फोकस बिंदु, यानी हम बोल सकते हैं फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी हमने क्या बोला, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें, यानी फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष इसके क्या होगी, समांतर। इसमें बात की जाए तो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर। तो आ तो कैसे रही है, प्रतीत हो रही है, तो यहाँ से प्रतीत हो रही है आते ही, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, समांतर हो गई, किसके, मुख्य अक्ष के। आया समझ में। तो ये सेकंड नियम। अब इसको मिटा दें हम। फर्स्ट इसमें सेकंड नियम क्या है, देखो अवतल में दोबारा बता देते हैं। मुख्य अक्ष के यानी प्रकाश किरण कहां से गुजरे, फोकस बिंदु से गुजरे, परावर्तन के बाद कहां से निकल जाए, समांतर निकल जाए। इसमें फोकस बिंदु से आती हुई किरण कैसे गुजरे, टकराने के बाद क्या हो जाए, समांतर हो जाए।
थर्ड हेडिंग डालिए आप अभिलंब किरणें। कौन सी किरणें? अभिलंब किरणें। तो थर्ड हेडिंग डाल देते हैं हम अभिलंब किरणें। अभिलंब किरण। अब यहाँ हम समझते हैं अवतल के लिए वह उत्तल के लिए। यहाँ हमने डायग्राम बना दिया, यहाँ पे डायग्राम बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ पे मैंने माना F और यहाँ पे मैंने माना C, यहाँ पे माना F और यहाँ पे माना मैंने C, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ C ले लेते हैं हम, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे लौट जाती है। आया समझ में? यानी मैं हमने क्या बोला यहाँ पे, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से गुजरे? वक्रता केंद्र से। यदि किसी यानी आने वाली किरण यानी आपतित किरण कहाँ से जाए, यानी आने वाली यानी आपतित किरण कहाँ से जाए? वक्रता केंद्र से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात कैसे निकल जाएगी वो? परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। यानी ये पुनः उसी मार्ग पर लौट गई। परावर्तन के पश्चात कैसे लौट गई? पुनः उसी मार्ग पे। आई कैसे थी? आपतित किरण क्या हो जाए? कहाँ से गुजरे? फोकस वो क्या वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब यहाँ हम बात करें आने वाली किरण यानी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो? पुनः उसी मार्ग पर लौट जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे? निर्देश करके आगे बढ़ा देंगे इसको। यानी कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें? वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात आई और यूं ही लौट गई दोबारा उसी डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं हम अभिलंब किरण, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करें तो आप हेडिंग डालिए तिर्यक किरण। किसकी? तिर्यक किरण की। तो हम बात कर सकते हैं फोर्थ तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, अब इसको भी हम अवतल में उत्तल दोनों के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट क्या था? अवतल और सेकंड उत्तल। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? दर्पण की बात कर रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? दर्पण की, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारा अवतल और ये उत्तल, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है? तिर्यक रेखा में आपतित किरण कहाँ से गुजरे? ध्रुव से। यानी कहाँ आके टकराया? ध्रुव से। तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। यानी आपतित किरण यानी आने वाली किरण जब कहाँ पे टकराए, कहाँ से जाए? ध्रुव से, तो वह सेम डायरेक्शन यानी सेम एंगल पे, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पे भी 60 उसी कोण पर दूसरी दिशा में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। आया समझ में? यानी उत्तल दर्पण में यानी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपोजिट यानी दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन दूसरी दिशा में सेम एंगल यानी उनका डायरेक्शन यानी उसका कोण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी अगर वो 70 कोण पे आ रही तो जाएगी भी किस कोण पे? 70 पे। और उत्तल की बात करें तो उत्तल में भी सेम होगा। आपतित किरण परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। यानी फर्स्ट डायरेक्शन से आई तो कौन सी डायरेक्शन चली गई? वो सेकंड डायरेक्शन में। आया समझ में? तो ये कहलाते हैं तिर्यक किरण। तो आप डायग्राम बना लीजिए। अब आगे हम तो आज हमने समझा दर्पण की चिन्ह परिपाटी व दर्पण से रिलेटेड आपतित किरणों के नियम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने किसी भी आसपास में कोई छोटे बच्चे हों या स्टूडेंट तो उनको जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।